शादी के बाद मेरी बीवी अपनी छोटी बहन को भी साथ ले आई कि ये अब हमारे साथ रहेगी। मेरी साली जवान औरत थी लेकिन अभी तक कंवारी थी। देखने में ऐसे ही लगता कि जैसे वो शादीशुदा हो। एक रात मेरी बीवी ने जिद करके उसकी चारपाई अपने कमरे में ही बिछा दी। आधी रात को मैं बाथरूम जाने लगा तो मेरी नज़र अपनी साली पर पड़ी तो मैं हैरान हो गया क्योंकि वो चारपाई पर उल्टा लेटी हुई थी। मैं अपनी बीवी को देखा तो वो गहरी नींद में थी। मैं दबे पांव चलता हुआ अपनी साली के पास गया और कंबल हटाकर देखा तो परेशान हो गया। मुझसे रहा ना गया। जैसे ही मैं एक ऐसे ही घराने से ताल्लुक़ रखता था जिसके पास अपनी ज़मीन खेती बाड़ी करने के लिए मौजूद नहीं थी और मैं गांव के वडेरे की ज़मीन पर काम किया करता था। मगर वो जान तोड़ मेहनत के बाद चंद रुपए ही हाथ में पकड़ाता था। मैं अपनी गुर्बत से तंग आ गया था और मैं अपनी गुर्बत को मिटाने के लिए शहर जाने का सोचा। शहर जाना इस कदर आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। पहली बात तो ये कि शहर में मेरा कोई जानने वाला दूर दूर तक मौजूद नहीं था और दूसरी बात ये कि मेरे हाथ में कोई हुनर भी मौजूद नहीं था जिसकी बदौलत मुझे शहर में नौकरी मिल सके। मगर मैं फिर भी शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। मगर गांव के वडेरे के तसल्लुत से निकलना इस कदर आसान हरगिज़ नहीं था। आखिरकार बेहद मेहनत कोशिश और जिद्दोजहद करके गांव के वडेरे के तसल्लुत से निकलकर शहर आ गया। शहर आते साथ ही मुझे रहाइश का मसला दरपेश था। उसका हल मैंने यूँ निकाला कि दिन रात मजदूरी की तलाश में फिरता और फिर रात होते ही किसी खाली इमारत के नीचे अपना डेरा डाल लेता। इस तरह से कुछ दिन परेशानी में गुजर गए और मुझे कहीं भी कोई मजदूरी ना मिली। जिसके पास जाता वो महंगाई का रोना रोता और मैं अपना सा मुँह लेकर खामोश हो जाता। जब दर दर फिर कर भी मुझे नौकरी ना मिली तो मैं वापस जाने पर मजबूर हो गया। जिस दिन मैंने वापस अपने गांव जाना था उसी दिन मुझे एक इमारत में ईंटें उठाने की मजदूरी मिल गई। मैंने ये काम भी बहुत खुशी से कबूल किया क्योंकि गांव जाकर वडेरे के जूते खाने से तो अच्छा था कि मैं शहर में ही रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेता। कई दिन मुझे इस इमारत में काम करते गुजर गए। मैं अब इस इमारत के नीचे सोने लगा था मगर मैं एक तरह से इस ज़िंदगी से भी तंग आने लगा था। ठेकेदार भी बहुत कम मजदूरी दिया करता था जिससे मेरा इतने बड़े शहर में गुजारा मुमकिन नहीं था। मैं अपनी आमदनी बढ़ाने का कोई जरिया ढूंढ ही रहा था कि इन्हीं दिनों मेरी मुलाकात हशमत नामी एक आदमी से हुई। जल्द ही काम के सिलसिले में ये मुलाकातें दोस्ती में बदलने लगीं। अब मैं बिला झिझक उसके घर भी जाने लगा था। हशमत ठेकेदारी का काम करता था मगर उसका काम भी इतना नहीं चलता था। मगर जिस हिसाब से उसके ठाट बाट थे वाज़ेह होता था कि वो बहुत पैसे वाला है। मगर उसके पास पैसे आने का जरिया मुझे मालूम नहीं था। उसके ठाट बाट और अमीरी देखकर मेरे दिल में तजस्सुस बढ़ता जा रहा था कि उसके पास इस कदर पैसा कैसे आ सकता है। एक वजह ये भी थी मेरी उससे दोस्ती करने की कि वो मुझे भी अपने साथ अपने कारोबार में शामिल कर ले ताकि मैं भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकूं। मगर उसने अभी तक मुझे अपने कारोबार के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं दी थी सिवाय इसके कि वो ठेकेदार है और मज़दूरों को अपने साथ काम करने के लिए शामिल करता है। मगर इसकी तवज्जो ठेकेदारी के काम की तरफ नहीं थी और इसी बात ने मुझे तजस्सुस में मुब्तला कर रखा था। आखिरकार एक दिन मैंने उससे पूछा कि वो ऐसा क्या काम करता है जिसकी बदौलत वो इतनी ऐशो इशरत से भरी ज़िंदगी बसर कर रहा है। तो इसने मुझे जो काम बताया उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और मेरे माथे पर पसीना नमूदार हो गया। उसने मुझे बताया कि वो लड़कियों और औरतों को नौकरी दिलवाने के बहाने कोठे में लाकर फ़रोख्त कर देता है जिसकी वजह से उस पर पैसा बारिश की तरह बरस रहा है। ये बात सुनकर मैं हैरत में डूब गया और सोचने लगा कि इस काम में इस कदर पैसा है तो वो अपनी ज़िंदगी इतनी आराम से गुजार रहा है। उसने मुझे भी अपने साथ शामिल होने की पेशकश की। उसकी ये पेशकश सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गया और हौंकों की मानद उसकी शक्ल देखने लगा। अभी मैं इस बात को ही हजम नहीं कर पाया था कि वो ये गैर कानूनी काम करता है। ऊपर से उसने मुझे भी अपने साथ शामिल होने की पेशकश कर दी थी तो मेरा परेशान होना तो बनता ही था। मैंने इससे सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा। मैं भी अपनी गुर्बत से तंग था। मुझे अपना घर चलाने के लिए भी खर्चा भेजना होता था।
गांव में मेरे बीवी बच्चे मेरे पैसे भेजने का इंतजार कर रहे थे और यहाँ मैं अपने हालात से जंग लड़ रहा था। इसी कशमकश में सोचते सोचते पूरी रात गुजर गई और अगले दिन मैं बोझल दिल के साथ काम पर रवाना हो गया। पूरा दिन भी दोस्त की इसी बात के बारे में सोचता हुआ गुजरा। रात के वक्त मेरी उससे मुलाकात हुई तो उसने मेरे फैसले के मुताबिक मुझसे पूछा, तो मैंने बगैर सोचे समझे उसके साथ काम में शामिल होने की हामी भर ली। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ। अगले दिन वो मुझे अपने साथ कोठे पर ले गया। दिन का वक्त था, पूरे कोठे पर सन्नाटा छाया हुआ था। आधे से ज्यादा लोग रात भर की शब्बेदारी के बाद ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे थे। हशमत ने ले जाकर मुझे इस कोठे की मालकन से मिलवाया, जो लड़कियां खरीदने का काम किया करती थी। उसने ऊपर से नीचे तक मेरा बगौर जायजा लिया और हशमत से पूछा कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। तो हशमत ने फौरन हामी भर ली और इस औरत को मेरी जमानत भी दी कि मैं उसके साथ ही ये काम करने में शामिल हूँ। तो इस औरत ने मुझे कहा कि इसे लड़कियों की ज़रूरत है तो मैं उसके लिए चंद लड़कियों का इंतज़ाम कर दूँ। मैंने उसकी इस बात पर हामी भर ली और हशमत के साथ ही वहाँ से उठकर आ गया। जब हम हशमत के घर पहुँचे तो हशमत ने ही मुझे मशवरा दिया कि मैं गांव की लड़कियों को अच्छी नौकरी का झांसा देकर शहर लेकर आऊँ और यहाँ बेच दूँ, क्योंकि वो भी इसी तरह काम करता है। मैंने भी उसकी इस बात से इत्फाक किया। उसने मुझे एक गांव का पता दिया जो शहर से ज़्यादा दूर नहीं था। उसने मुझे पता देकर इस गांव की जानब भेजा। मैं बिल्कुल खामोश रहा, कुछ ना बोला और एक तांगे में जाकर बैठ गया। तांगे वाले ने खुद ही मुझे अपनी ज़िंदगी की रुदात सुनानी शुरू कर दी, जिसमें उसने सबसे पहले अपनी गरीबी और तंगदस्ती का जिक्र किया। और मैं सोच में पड़ गया कि मैं भी तो गरीबी और तंगदस्ती से मजबूर होकर तो यहाँ तक पहुँचा हूँ। और साथ ही उसने मुझे अपना मेहमान बनाने की पेशकश भी कर दी, क्योंकि शहर से आए हुए लोगों से उनको एक आसरा ये होता था कि वो लोग वापस जाते हुए कुछ पैसे उनको दे जाते थे। यही वजह थी कि वो मेरे साथ इस कदर खुश इखलाकी से पेश आ रहा था। मगर मैंने सहूलत से माजरत कर ली तो वो खामोश हो गया। मगर फिर कुछ देर बाद मज़ीद बोलना शुरू कर दिया कि हमारे गांव में कुछ लोग आए हैं जो औरतों को शहर में ले जाकर नौकरियां दे रहे हैं। ये सुनकर मेरे कान खड़े हो गए, मगर मैं कुछ नहीं बोला। उसने मज़ीद बताया कि उसकी बेटी ने भी शहर में नौकरी करने के लिए दरख्वास्त जमा करवाई है। उसकी बेटी मैट्रिक पास थी। ये बताते हुए उसके चेहरे पर बहुत फ़ख्र था और इसी फ़ख्र ने मुझे उससे नज़रें चुराने पर मजबूर कर दिया था। मैं अपनी मंजिल पर पहुंचकर उसके तांगे से उतर गया। एक पल के लिए मेरा जी चाहा कि उसे इनकार कर दूं कि वो अपनी बेटी को नौकरी के लिए शहर ना भेजे, मगर मैं कुछ नहीं बोल पाया और उसका शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद मेरी इस गिरोह के आदमियों से मुलाकात हुई और इन लोगों ने मुझे आगे के सारे लाए अमल के बारे में बताया। चंद दिन तक हम वहाँ अपना काम करते थे, मगर गांव की औरतों को शहर में नौकरी के लिए रजामंद करना आसान काम हरगिज़ नहीं था। चंद दिन बाद जब मैं उस गांव से रुखसत हो रहा था तो इस वक्त मेरे साथ 4 लड़कियां थीं जो शहर में नौकरी करने की गरज से मेरे साथ जाने पर रजामंद हो गई थीं। उन सब की उम्रें तकरीबन 20-25 साल के लगभग थीं, मगर पहली बार शहर जाते हुए वो लोग बेहद घबराई हुई महसूस हो रही थीं। मैंने उन्हें अपने साथ लेके जब शहर पहुंचा तो मैंने हशमत को कॉल करके बताया कि मैं 4 लड़कियों को लेकर शहर पहुंचा हूँ। उसने मुझे उन लड़कियों को लेकर सीधा कोठे पर पहुंचने का कहा। मेरे दिल पर अजीब सा बोझ बढ़ता ही चला जा रहा था, मगर पैसे की चमक मुझे कोठे की जानब मुसलसल खींच रही थी। मैं आज यही सोचकर बेहद खुश हो रहा था कि मैं अब अपने घर पर पैसे भेज सकूंगा। मैंने इन लड़कियों को यही बताया कि हम लोग सीधे काम की जगह पर पहुंच रहे हैं। ये सुनकर वो लोग मज़ीद खुश हो गईं कि शहर आते ही उन्हें काम मिल गया है, मगर वो लोग इस वक्त आगे आने वाले हालात से बेखबर थे। इन लड़कियों में से एक उस तांगे वाले की बेटी भी शामिल थी। जब मैं इन 4 लड़कियों को लेकर कोठे पर पहुंचा तो रात का वक्त हो गया था और कोठे में जैसे दिन निकल आया था। जब हम लोग कोठे में दाखिल हुए तो इन लड़कियों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा था, मगर मुंह से कुछ ना बोली थी। बस फटी फटी निगाहों से अपने इतराफ में देख रही थी, जहां लड़कियां और औरतें नीम बरहना कपड़े पहनकर आने वाले गाहक मर्दों को अपनी जानिब मुतवज्जा करने और रुझाने की कोशिश कर रही थीं। जब मैं इस कोठे की मालकिन के पास पहुंचा और चारों लड़कियों को लेकर, तो हशमत वहां पहले से मौजूद था। इन चारों लड़कियों को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई
और आगे बढ़कर उसने मेरी पहली बार में ही अच्छी तरह से काम करने पर मुझे शाबाशी दी। कोठे की मालकिन भी खुश होकर उन लड़कियों की तरफ देख रही थी और लड़कियां घबरा घबरा कर एक दूसरे की तरफ देख रही थीं। वो लोग समझ चुकी थी कि उनके साथ बहुत बुरा हो चुका है और उनको नौकरी का झांसा देकर शहर में लाकर बेच दिया गया है। मैं जब कोठे की मालकिन से पैसों की गड्डी लेकर वहां से निकल रहा था तो पीछे से मुझे उन लड़कियों की चीखों पुकार की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मगर हरे रंग की नोटों की गड्डी ने जैसे मेरा ज़मीर मुकम्मल तौर पर सुला दिया था और मैं उनकी आहो बुका की कोई परवाह किए बगैर वहां से निकलता चला गया। अब मैं इस काम में आहिस्ता आहिस्ता मंझता जा रहा था और मुख्तलिफ गाँव और दूर दराज के इलाकों से कई लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर शहर लाकर इसी कोठे की मालकिन के हाथों फरोख्त कर चुका था। इस कोठे की मालकिन भी मुझसे बेहद खुश थी कि मैं हर बार ही अच्छा माल लेकर उसके कोठे पर पहुंचता था। पैसों की चमक ने मेरी आंखों के साथ मेरे कानों को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। कोठे पर फरोख्त की गई लड़कियों की आहो बुका और चीखों पुकार का मुझ पर कोई असर नहीं होता था। अब मैं बेहिस बन चुका था। मुझे अब सिर्फ पैसे से मतलब था जो मैं अब बेतहाशा कमा रहा था। मेरा ज़मीर भी अब मुझे मलामत नहीं करता था और ना ही कचौके लगाता था। मैं मुकम्मल तौर पर बेहिस बन चुका था, बल्कि मैं हर वक्त किसी नए शिकार की तलाश में भी रहने लगा था कि किस तरह से नए शिकार को फ़रोख्त करके पैसे खड़े किए जाएं। ये काम करते हुए मुझे काफ़ी अरसा हो चुका था और मैं अब तक एक बार भी अपने घर नहीं गया था। मैंने हशमत से अपने गांव जाने की बात की तो उसने मुझे बाखुशी इजाज़त दे दी और साथ ही ये कहा कि मैं अपने गांव में भी शिकार को तलाश करूं, जिस पर मैंने खबासत से हंसकर सर हिला दिया। मैं बहुत सालों बाद अपने गांव की तरफ जा रहा था। पैसे तो मैं हर महीने बाकायदगी से बेचता रहा था, मगर गांव अब जा रहा था। शहर से गांव पहुंचा तो बीवी बच्चों ने मेरा बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। मैं भी उनके दरमियान जाकर खुश था। मेरे बच्चे भी अब काफ़ी बड़े हो चुके थे और घर की हालत देखकर मैं बेहद खुश था। घर में रंगो रोगन हो चुका था और घर में ज़ेरे इस्तेमाल कई सामान भी बदला जा चुका था। और ये सब उन पैसों की बदौलत था जो मैं शहर जाकर बेचता रहा था। वरना एक वक्त वो भी था जब हमें खाने के लाले पड़े हुए थे और कोई पूछने वाला नहीं था। मेरा बेटा भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। उसने भी मेरे साथ शहर चलकर काम करने की जिद की, मगर मैंने उसे डांट कर खामोश करवा दिया। इसी असना में मेरी नज़र अपनी बीवी की बहन पर पड़ी, जो बचपन से ही हमारे साथ रहती थी। उसने भी काफ़ी कद काट निकाल लिया था। मैंने उसकी तरफ बगौर देखा तो वो मुझे पहले के मुकाबले में बड़ी महसूस हुई। मेरी बीवी के माँ बाप का इंतकाल हो चुका था और उसकी ये बहन शुरू से ही हमारे साथ रहती थी, मगर उसका दिमाग कुछ हद तक कमज़ोर था। उसके अंदर बहुत बचपना था। उसका दिमाग उसकी उम्र से कुछ हद तक पीछे रह गया था। इसी वजह से वो दिमागी तौर पर थोड़ी सी कमज़ोर थी। उसे देखते ही मेरे जहन में एक जमाका हुआ, मगर मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिन मैं गांव में रहा। अब मेरे पास पैसे भी ख़त्म होने लगे थे। वो कहते हैं ना कि हराम के पैसों में बरकत नहीं होती, वही सब मेरे साथ हो रहा था। अब मुझे जल्द अज जल्द नया शिकार तलाश करना और सबसे आसान शिकार मुझे अपनी साली की सूरत में नज़र आ रहा था। वो देखने में बेहद खूबसूरत थी। कोई पहली नज़र में देखकर नहीं बता सकता था कि वो दिमागी तौर पर कमज़ोर है। मेरे शैतानी दिमाग ने इस नहज पर सोचना शुरू कर दिया था। वो कई सालों से हम पर बोझ बनी हुई थी। पहले ही घर के खर्चे क्या कम थे कि मैं मज़ीद उसका खर्चा भी उठाता। तो मैं अपने दिल में फ़ैसला करते हुए बीवी से बात करने का फ़ैसला किया। मेरे लिए अपनी बीवी को शीशे में उतारना बेहद आसान था, क्योंकि वो आम सी घरेलू औरत थी। उसे बाहर की दुनिया की कुछ खबर नहीं थी। मैंने उससे कहा कि शहर में उसकी बहन के इलाज के लिए बहुत बड़े बड़े दिमागी अस्पताल मौजूद हैं, जहां बहुत ही अच्छे और काबिल डॉक्टर ऐसे लोगों का इलाज करते हैं। और साथ ही मैंने ये झूठ भी गढ़ा कि मैंने कई लोगों को इन अस्पतालों से ठीक होकर आते हुए देखा है। ये सुनकर मेरी बीवी सोच में पड़ गई, क्योंकि अक्सर मैंने उसे अपनी बहन को लेकर परेशान होते देखा था। उसकी बहन जवान हो गई थी और उसकी दिमागी कमज़ोरी उसके रिश्तों के मामले में रुकावट थी। मैंने साथ में उससे ये भी कहा कि उसकी बहन थोड़ा बहुत शहर भी घूमेगी तो क्या पता उसकी सेहत पर अच्छा असर पड़े
और मेरी बीवी बिना सोचे समझे मुझ पर अंधा इत्मीनान रखते हुए अपनी बहन को मेरे साथ भेजने पर राजी हो गई। ये काम इस कदर आसान साबित होगा ये मैंने भी नहीं सोचा था। चंद दिन बाद मैं अपनी साली को अपने साथ लेके शहर की जानब रवाना होने लगा। मेरी बीवी अपनी बहन को जाते देखकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसने अपनी बहन को अपनी औलाद की तरह ही पाला था। बचपन से वो उसकी एक माँ की तरह देखभाल करती आ रही थी, और कभी कभी तो मेरी बीवी अपने बच्चों से ज़्यादा अपनी बहन का ख्याल रखती थी। उसकी हर ज़रूरत उसके बोलने से पहले ही पूरी कर दिया करती थी। अगर उसे ज़रा सी भी बंक लग जाती कि मैं उसकी बहन को बेचने के लिए शहर लेकर जा रहा हूँ, तो कभी भी अपनी बहन को मेरे हवाले ना करती। कुछ देर बाद मैं अपनी साली को लेकर बस में सवार हो गया। बस में बैठकर रास्ते भर वो खेत खलियान देख देख कर खुश होती रही, और साथ ही मुझसे बेतहाशा सवालात भी करती रही, मगर मैं उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसके सवालात मेरे सर में दर्द पैदा कर रहे थे, और मैं जल्द अज जल्द इस मुसीबत से जान छुड़वाना चाहता था। बस मैं ये चाहता था कि मेरी साली किसी भी तरह से हमारी ज़िंदगी से दूर चली जाए और मेरी इस मुसीबत से जान छूटे। शाम तक हमारी बस शहर पहुंच चुकी थी। बस स्टैंड पर उतरकर मैं उसे लेके हशमत के घर की तरफ रवाना हो गया। उसने मेरे साथ एक लड़की को आता देखा तो वो ये समझा कि मैं किसी को नौकरी का झांसा देकर लाया, मगर जब मैंने उसे बताया कि मैं अपनी ही साली को बेचने के लिए लाया हूँ, तो वो हक्का बक्का मेरी शक्ल देखने लगा। जब मैंने उसे मज़ीद बताया कि वो दिमागी तौर पर थोड़ी कमज़ोर है, तो उसने मुझे ये काम करने से मना किया। मगर उस वक़्त तो मुझ पर पैसे का भूत सवार था, तो हशमत ने भी मेरी बात मान ली, और हम दोनों उसको लेकर कोठे की जानिब रवाना हो गए। कोठे पर पहुंचकर जब मैंने कोठे की मालकिन के सामने अपनी साली को पेश किया, तो वो भी उसकी खूबसूरती देखकर मुतासिर हुई। मगर जब मैंने उसे ये बताया कि ये दिमागी तौर पर थोड़ी कमज़ोर है, तो उसके माथे पर बल पड़ गए, और उसने मेरी साली को ख़रीदने से इनकार कर दिया। मैं कोठे के मालकिन की बहुत मिन्नत समाजत की, तो आखिरकार वो इस बात पर राज़ी हुई कि वो उसे कुछ दिन अपने पास रखकर देखेगी, उसके बाद ही मुझे मेरे पैसे अदा करेगी। इस बात पर भी मैंने हामी भर ली, और अपनी साली को कोठे की मालकिन के हवाले करके आ गया। मुझे वापस जाता देखकर उसने भी कहा मेरे साथ जाने की ज़िद की, और बुलंद आवाज़ से रोने लगी। तो इस कोठे की मालकिन ने उसे कमरे में बंद कर दिया। मैं उसे छोड़कर वहां से निकलकर हशमत के साथ उसके घर ही आ गया। अब अगला मरहला अपनी बीवी को इस बात से आगाह करना था कि उसकी बहन गुम हो चुकी है, मगर इस बात का हौसला मैं खुद में नहीं पा रहा था। आखिरकार मैंने अपनी बीवी को फ़ोन करके बताया कि जब मैं बस स्टैंड पर सवारी ढूंढने के लिए आगे बढ़ा, तो पीछे से उसकी बहन ना जाने कहाँ चली गई, और जैसे ही मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, ये सुनकर मेरे घर में सफ़े मातम पिच गई और रोना धोना शुरू हो गया। ये खबर सुनकर घर में जैसे सब लोग पागल हो गए थे। एक जवान लड़की इतने बड़े शहर में गायब हो गई थी, ये कोई छोटी बात हरगिज़ नहीं थी। घर में हर तरफ तूफान मचा हुआ था। मैंने अपनी बीवी से उसकी बहन को ढूंढने का वादा करके फ़ोन बंद कर दिया और सुकून से सोने के लिए लेट गया। मगर वहाँ जैसे मेरी बीवी को एक पल के लिए भी चैन नसीब नहीं हो रहा था। वो बुरी तरह से अपनी बहन के लिए तड़प रही थी, और मैं अपने हाथों से ये सब कुछ करके सारा तमाशा देख रहा था। अगले 2 दिन तक घर से हर 2 मिनट के बाद फ़ोन आते रहे और मेरी साली के बारे में पूछते रहे। मैं घर वालों को जवाब दे दे कर तंग आ गया था, और उनसे यही कह रहा था कि मैं उसे ढूंढने की कोशिशों में लगा हुआ हूँ, मगर वो नहीं मिल रही। लेकिन घर से फ़ोन आने बंद ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने उसका ये हल निकाला कि मैंने उन लोगों के फ़ोन उठाने ही बंद कर दिए। इस तरह मेरी कुछ गुलू खलासी मुमकिन हुई। 2 दिन इसी इंतज़ार में गुजर गए कि कोठे की मालकिन मुझे खुद फ़ोन करके पैसे लेने के लिए बुलाएगी, मगर उसका फ़ोन नहीं आया, तो मैंने खुद कोठे पर जाकर पैसे वसूल करने की ठानी, और हशमत को लेकर मैं कोठे की जानिब रवाना हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी साली ने ऐसी कोई हरकत ना कर दी हो जिससे वो गुस्से में आ जाए और मुझे मेरे पैसे देने से इनकार कर दे। इसीलिए मैं जल्द अज जल्द अपने पैसे खड़े करना चाहता था।
जैसे ही मैं पैसे लेने के लिए कोठे पर पहुंचा, वहां सब मुझे देखकर घबरा गए। मैं हैरान होता आगे बढ़ा तो मुझ पर एक क़यामत टूट पड़ी और मैं साकत कदमों से वहीं खड़ा रह गया। मुझ में अपनी जगह से हिलने की भी ताकत बाकी ना रही थी और मैं फटी फटी नज़रों से सामने का मंजर देख रहा था। मेरे सामने मेरा बेड़ा बेटा खड़ा था। मैं उसे यहाँ कोठे पर देखकर हैरान रह गया। मेरे बेटे से होते हुए मेरी नज़र सामने सोफे पर गई तो मेरी साली के साथ मेरी बीवी भी सोफे पे बैठी हुई थी। ये मंजर देखकर मेरे कदमों में रही सही जान भी निकल गई। आसपास कई पुलिस वाले भी खड़े थे और साथ ही मेरी बीवी के मामू भी खड़े थे। मेरी बीवी के दूर के मामू यहाँ शहर में ही वकील के फराइज सर अंजाम देते थे। उनको देखकर मजीद मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं अब सब की तरफ से घेरा जा चुका था। मेरी बीवी और बेटे की आंखों में मेरे लिए नफरत थी जिसकी मैं ताब नहीं ला पा रहा था और मैं सर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़ा था। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं सर उठाकर इन लोगों की जानब भी देख सकूं। 2 दिन से मेरी बीवी और बेटा मुझे मुसलसल फ़ोन कर रहे थे मगर मैं उनके फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा था। मैं इस वक्त को पछताने लगा कि मैं क्यों उन लोगों के फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा था। कम अज़ कम आज मुझे अपने घर वालों के सामने शर्मिंदगी का सामना तो नहीं करना पड़ता। मेरा बस नहीं चल रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैं बस नज़रें झुकाए अपनी जगह खड़ा था। मेरा बेटा सामने खड़ा मुझे सुर्ख आंखों से घूर रहा था और मेरी बीवी सामने बैठी मुझे शिकवा कुना निगाहों से देख रही थी। मुझे देखते ही मेरी साली ने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया और वहाँ सबको बताना शुरू कर दिया कि मैंने ही उसको वहाँ लाकर छोड़ा है। उसका दिमाग बस मामूली हद तक कमज़ोर था। इस कदर भी कमज़ोर नहीं था कि वो मेरे किए का किसी को बता न सके। मैं मज़ीद अपनी जगह गड़ गया। मैं जाके अपनी साली के कदमों में गिर गया और उससे अपने किए की माफ़ी मांगी। मगर वो डर कर मज़ीद अपनी बहन के पीछे छुप गई और मेरी बीवी ने मुझे काट खाने वाली नज़रों से घूरा। मेरी बीवी के दूर के मामू ने आगे बढ़कर मुझे एक थप्पड़ रसीद किया क्योंकि कोठे की मालकन पहले ही सब कुछ पुलिस को देकर उगल चुकी थी। यही वजह थी कि वहाँ मेरे पहुँचने से पहले ही मेरे करतूत सबको मालूम हो गए थे। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।